हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम अप्रैल 2021 का यूके का CS2A पेपर का डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो हम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि आपके पास एक फ्रैंक कॉपुला है CF से, जिसको हमने डिफाइन करा है फॉर अ बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। आपको फ्रैंक कॉपुला का फॉर्मूला क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो याद नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता अभी अपने को इससे। तो कह रहा है कि ये डेफिनेशन है मेरी फ्रैंक कॉपुला की। अपने को डिटरमाइन करनी है प्रोबेबिलिटी दैट टू जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स x एंड y are both less than or equal to their median values where x and y follow Frank Coppola CF, और पैरामीटर जो है अल्फा, उसकी वैल्यू क्या दी गई है आपको 1 दी गई है। आपको बेसिकली दिस इज द जॉइंट प्रोबेबिलिटी जो हम इवैल्यूएट करते हैं, कॉपुला का टास्क ही वही है। आपको बस ध्यान में क्या रखना है कि u हम किसको बोलते थे, जो रैंडम वेरिएबल x का CDF है उसको हम डिनोट कर रहे थे u से, और जो रैंडम वेरिएबल y का CDF है उसको हम मान लो डिनोट कर रहे हैं किससे, v के साथ। तो जब हम ये बोलते हैं कि x एंड y बोथ आर लेस देन और इक्वल टू देयर मीडियन वैल्यूज, इसका मतलब क्या है? मीडियन कौन सा पॉइंट होता है जहां पर CDF किसके इक्वल हो जाए, मेरा 0.5 के इक्वल हो जाए। इसका कहने का मतलब ये है कि u और v मुझे दोनों को ही क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे 0.5 रखना पड़ेगा, कि मुझे इस फंक्शन को इवेल्युएट करना है किन पॉइंट्स पर, जब u भी 0.5 हो एंड v भी क्या हो मेरा 0.5 और अल्फा क्या हो मेरा 1। यानी इस फॉर्मूले के अंदर आप इन तीनों वैल्यूज को क्या कर सकते हो, जाके इजीली रिप्लेस कर सकते हो। जब रिप्लेस करोगे तो आप देखोगे आपका इस पार्ट का आंसर 0.28093, ये आपका आंसर निकल के आएगा। फिर कहता है डिटरमाइन द रिवाइज्ड वैल्यू फॉर द प्रोबेबिलिटी। ये जो प्रोबेबिलिटी आपने ऊपर इवैल्यूएट करी है, इसका एक और वर्जन हमें चाहिए। कब? जब अल्फा की जगह हम क्या रिप्लेस कर देते हैं 0.1, यानी u और v को 0.5 ही रखना है, बस अल्फा की जगह और क्या रख देना है, मुझे 0.1 रिप्लेस कर देना है। आप जब ये रिप्लेस करोगे तो आप देखोगे आपका आंसर 0.253125। दिस विल बी योर आंसर टू पार्ट 2। देन थर्ड पार्ट में कहता है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट टू जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स x एंड y आर बोथ लेस देन और इक्वल टू देयर मीडियन वैल्यूज। यानी अगेन मुझे u और v को 0.5 ही रखना है, लेकिन अब x और y क्या फॉलो कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट कॉपुला। अगर आपको डेफिनेशन याद हो प्रोडक्ट कॉपुला की, तो वहां पे CU, v की डेफिनेशन होती थी u इंटू v, यानी ये जो वैल्यू आएगी वो 0.5 इंटू 0.5 दैट इज 0.25, ये निकल के आ जाएगी। सो पहले 3 पार्ट एकदम सिंपल थे, मुझे लगता नहीं किसी को कहीं इसमें डाउट आया होगा। आप डायरेक्टली से वैल्यूज रिप्लेस करनी थी और आंसर आपको निकाल के लेके आना था। देन कहता है फोर्थ पार्ट में कमेंट योर आंसर टू पार्ट 1, 2 एंड 3। हमें 1, 2, 3 के आंसर्स पे कमेंट करना है, और यहाँ पे क्लियरली बोला गया विद रेफरेंस टू द साइन एंड लेवल ऑफ डिपेंडेंस एग्जिबिटेड बाय द फ्रैंक कॉपुला। आपको साइन एंड लेवल ऑफ डिपेंडेंस देखना है किसका, फ्रैंक कॉपुला का। उसके बेसिस पर आपको क्या करना है, जाके कमेंट करना है। तो पहली चीज हम जो देखेंगे ध्यान से, अगर फ्रैंक कॉपुला का आपको डायग्राम दिखाऊं, कोई शो कर देता हूं एक बार। दिस इज हाउ फ्रैंक कॉपुला लुक्स लाइक। अगर आपको याद हो तो, कि वहां पर हम क्या देखते थे, कोई टेल डिपेंडेंस आपको देखने को नहीं मिलती थी, कि चाहे अपर टेल की बात करें चाहे लोअर टेल की बात करें, वहां पर कहीं पे भी आपको टेल डिपेंडेंस देखने को नहीं मिलता था। कि और उससे हमें क्या देखने, अगर हम स्कैटर प्लॉट को देखें, जैसे हम बोलते हैं कि अगर हम u को 1 की तरफ लेके जा रहे हैं तो क्या बहुत स्ट्रांगली v भी 1 की तरफ जा रहा है? इसका कोई बहुत कंक्रीट एविडेंस मेरे पास नहीं है, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज है जो v ले सकता है जब u को क्या रखूं मैं 1 रखूं। सिमिलरली अगर मैं यहां पर देखूं कि u को 0 जब मैं रखता हूं तो अगेन v की बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज है जो v ले पा रहा है। तो वहां से हम क्लियरली ये बोल सकते हैं कि कोई टेल डिपेंडेंस देखने को हमें नहीं मिलता है। और ये हमारा जो बेसिकली ग्राफ है, ये अल्फा इक्वल टू 5 पैरामीटर के लिए हमने देखा है। तो हमने ये बोला कि अगर मान लो u और v दोनों में से कोई भी वैल्यू क्लोज टू 1 लेता है पहले, तो हम कोई सर्टेनिटी नहीं है कि v भी 1 की तरफ जाएगा, कि अगर u 1 की तरफ जा रहा है तो मेरा v भी 1 की तरफ जाएगा, इसको लेके कोई सर्टेनिटी नहीं है। सिमिलरली u अगर 0 की तरफ जाता है तो v भी 0 की तरफ जाए, इसको लेकर भी मेरे पास कोई सर्टेनिटी नहीं है। विच सिंपली मींस कि कोई टेल डिपेंडेंस मेरे को देखने को यहां पर नहीं मिलता है। अब अगर मैं अपने क्वेश्चन पे वापस आ जाऊं, तो क्वेश्चन में हमें बोला 1, 2, 3 को कंपेयर करो, तो क्लियरली ये देखा जा रहा है कि चाहे 1 हो चाहे 2 हो, दोनों ही केसेस में आपका जो आंसर निकल के आता है वो थर्ड से क्या निकल के आता है, कम निकल के आता है। यानी अगर हम देखें जो प्रोबेबिलिटी है मेरी, वो फ्रैंक कॉपुला के केस में ज्यादा है। उसमें एक और चीज आपको देखने को ये मिलेगी कि जैसे जैसे अल्फा आपका कम होता जा रहा है, यहां पे अल्फा आपका 1 था, यहां पे अल्फा क्या हो गया आपका 0.1 हो गया। जैसे जैसे आपका अल्फा 0 को अप्रोच करेगा, व्हाट यू विल नोटिस कि आपका लेवल ऑफ डिपेंडेंस भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को ही अप्रोच करेगा। कि जैसे जैसे अल्फा 0 की तरफ जाएगा वैसे वैसे लेवल ऑफ डिपेंडेंस भी किसकी तरफ जाएगा, आपका 0 की तरफ जाएगा। और या फिर बोला जाए, ऐसा देख सकते हैं कि हमारा जो ये आंसर है फ्रैंक कॉपुला का, कि अगर अल्फा मेरा 0 की तरफ अप्रोच करता है तो मेरा फ्रैंक कॉपुला
अप्रोचेस टुवर्ड प्रोडक्ट कॉपुला। ये चीज आप देख सकते हो कि अगर हम और छोटी वैल्यू रखते हैं तो आपका आंसर किसके क्लोज पहुंच जाएगा, जो आंसर आप किसका देख रहे थे, प्रोडक्ट कॉपुला का देख रहे थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था। आप बोल सकते हो कि फ्री के 7 मार्क्स थे इस पेपर में, जो हम इजीली स्कोर कर सकते थे, जहां पे कोई स्कोप भी नहीं है मार्क्स कटने का। कहता है एक सेकंड ऑर्डर मूविंग एवरेज प्रोसेस है जिसकी डेफिनेशन आपको दे रखी है। कह रहा जहाँ पे ईटी आपका व्हाइट नॉइज प्रोसेस है और उसकी वेरिएंस आपको क्या दी गई है, सिग्मा स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड चीजें हम पढ़ते हैं, उसी तरीके से आपको MA2 प्रोसेस यहाँ पे डिफाइन करके दिया गया है। तो डिटरमाइन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xt एंड वेरिएंस ऑफ xt, यानी सीधा सीधा मुझे प्रोसेस का एक तो मीन इवेलुएट करके देना है। तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई दिक्कत है कि अगर आप प्रोसेस का मीन अप्लाई करते हो, भाई आपको पता है कि MA है तो हमेशा क्या निकल के आएगा, स्टेशनरी निकल के आएगा, और उसका मीन भी क्या निकल के आएगा, म्यू निकल के आएगा। कि अगर आप एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर देते हो तो म्यू की एक्सपेक्टेशन म्यू और हर ईटी वाली टर्म की एक्सपेक्टेशन क्या आएगी आपकी 0, और फाइनल आंसर आपका क्या बनेगा, सॉरी म्यू आपका फाइनल आंसर बनेगा। सिमिलरली अगर मुझे वेरिएंस ऑफ xt निकाल के लेके आना है तो मैं सीधा क्या कर सकता हूं, वेरिएंस अप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि ये MA प्रोसेस है और ये ET क्या है, क्योंकि व्हाइट नॉइज है तो इट इज कलेक्शन ऑफ IID रैंडम वेरिएबल्स। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वेरिएंस ऑफ म्यू प्लस में वेरिएंस ऑफ ET प्लस में बीटा 1 स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ ET माइनस 1 प्लस में बीटा 2 स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ ET माइनस 2। हर ET का वेरिएंस क्या है, सिग्मा स्क्वायर। म्यू का वेरिएंस क्या आएगा, 0 सिंस इट इज कांस्टेंट। तो बीटा 1 स्क्वायर टाइम्स सिग्मा स्क्वायर प्लस बीटा 2 स्क्वायर टाइम्स सिग्मा स्क्वायर, ये आपका बेसिकली आंसर बनेगा वेरिएंस ऑफ xt का। फिर कहता है डिटरमाइन दी ऑटो कोवेरियंस फंक्शन गामा के, कि हमें इस MA प्रोसेस का ऑटो कोवेरियंस फंक्शन निकाल के लेके आना है। स्टैंडर्ड बुक वर्क हमने बहुत बार क्लास में करा भी होगा, ये आसानी, कोई दिक्कत इसमें आएगी नहीं कि मुझे गामा के का क्या देना है, एक जनरल फॉर्म निकाल के देना है। तो भाई वेरिएंस ऑफ xt इज सेम एज राइटिंग कोवेरियंस ऑफ xt कॉमा xt, ये अपने बोल ही सकते हैं, व्हिच इज नथिंग, वो क्या निकल के आएगा मेरा गामा। गामा 1 अगर मुझे निकाल के लेके आना है तो दैट इज कोवेरियंस ऑफ xt कॉमा xt माइनस 1। और MA के लिए हमेशा मैं ये बोलता था कि आप दोनों की वैल्यूज को रिप्लेस करो ताकि इजीली हम क्या कर पाए, अपनी कैलकुलेशन कर पाए। तो दैट बिकम्स कोवेरियंस ऑफ म्यू प्लस ET प्लस बीटा 1 ET माइनस 1 प्लस बीटा 2 ET माइनस 2 कॉमा म्यू प्लस ET माइनस 1 प्लस में बीटा 1 ET माइनस 2 प्लस में बीटा 2 ET माइनस 3। एंड हम क्या देख लें कि कॉमन एरर टर्म्स मेरी कहां पर है, क्योंकि वहीं पर क्या निकल के आ सकता है, मेरा कोवेरियंस निकल के आ सकता है। तो एक तो ET माइनस 1 का ET माइनस 1 से कोवेरियंस निकल के आएगा, और एक ET माइनस 2 का ET माइनस 2 से कोवेरियंस निकल के आएगा। यही दो जगह पर क्या आ सकता है, मेरा कोवेरियंस निकल के आ सकता है। तो मेरा पहला कोवेरियंस बन जाएगा बीटा 1 सिग्मा स्क्वायर, और दूसरा बन जाएगा बीटा 1 बीटा 2 टाइम्स सिग्मा स्क्वायर। सॉरी गामा 1, गामा 2 निकालते हैं तो दैट इज कोवेरियंस ऑफ xt कॉमा xt माइनस 2, और कोवेरियंस ऑफ म्यू प्लस ET प्लस बीटा 1 ET माइनस 1 प्लस में बीटा 2 ET माइनस 2 कॉमा म्यू प्लस ET माइनस 2 प्लस बीटा 1 ET माइनस 3 प्लस बीटा 2 ET माइनस 4। सिर्फ एक टर्म मेरी क्या रह जाएगी, कॉमन रह जाएगी, वो मेरी ये वाली टर्म है, और मेरा कोवेरियंस बीटा 2 टाइम्स सिग्मा स्क्वायर निकल के आ जाएगा। एंड फिर हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम अब आगे प्रोसीड करेंगे, गामा 3 के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे तो देयर विल नॉट बी एनी कॉमन एरर टर्म जहां से हमारा क्या निकल के आ सके, कोवेरियंस निकल के आ सके। तो हम अपने ऑटो कोवेरियंस फंक्शन को क्या बोल सकते हैं कि गामा 1 के लिए उसकी वैल्यू ये है, गामा 2 के लिए उसकी वैल्यू ये है, एंड गामा k विल बी इक्वल टू 0 फॉर ऑल k ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, कि जैसे ही मेरा लैग क्या होगा 2 को एक्सीड करेगा या 3 या 3 को एक्सीड करेगा, उस केस में मेरा ऑटो कोवेरियंस का आंसर क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन कहता है आपको एक स्टोकास्टिक प्रोसेस दिया है डिफाइन करके yt, और yt की डेफिनेशन क्या है कि दैट इज सम ऑफ xt's, कि t वैल्यूज हमने x की ऐड करी हैं उसका बेसिकली सम है, या फिर इसको हम ऐसे डिफाइन कर देंगे xi, जहां पर i मेरा 1 से लेकर कहां तक जा रहा है, t तक जा रहा है। t आपका 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, और कह रहा है xi रैंडम वेरिएबल्स आर IID रैंडम वेरिएबल्स, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्या दिया है, नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि xi's आर एक्चुअली व्हाइट नॉइज प्रोसेस। जो xi आपको दिया गया दैट इज अ व्हाइट नॉइज प्रोसेस। कह रहा है एक्सप्लेन वेदर yt इज अ मार्कोव प्रोसेस और नॉट, क्या yt मार्कोव है या yt मार्कोव नहीं है।
भाई अगर इसको मार्कोव मुझे शो करना है तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा क्या yt प्लस 1 पे जाने के लिए सिर्फ yt की वैल्यू से मैं आंसर निकाल सकता हूं कि अगर सिर्फ करंट नॉलेज इज सफिशिएंट फॉर ऑल द फ्यूचर इवोल्यूशन ऑफ द प्रोसेस तो हम बोल सकते हैं कि प्रोसेस क्या है, मेरा मार्कोव है। और इफ यू रिमेंबर हमने एक एग्जांपल करा था मार्कोव चेन बनाते हुए जहां पे प्रोसेस मार्कोव नहीं था, लेकिन जब हमने इसको सम में कन्वर्ट किया था तो वो जो सम बन के आया था वो क्या बन के आया था, मार्कोव बन के आया था कि इंडिविजुअली एक्सरसाइज वर नॉट मार्कोव, पर जब हमने सम निकाला तो मैंने क्या देखा, फॉर एग्जाम्पल कि टी टाइम तक का मैंने आपको सम दे दिया yt और मुझे t प्लस 1 के लिए वैल्यू निकाल के लेके आनी है, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई अगर आपको t प्लस 1 पे वैल्यू निकालनी है तो क्या इट इज नेसेसरी कि आपको yt माइनस 1 भी पता हो, yt माइनस 2 भी पता हो? नहीं, ये पता होना या ना पता होना मेरे लिए कोई रेलेवेंस नहीं, मेरे लिए इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। तो सिर्फ टी टाइम पर खड़े होकर मैं इजीली प्रोसेस का फ्यूचर इवोल्यूशन लिख सकता हूं एंड हेंस दिस प्रोसेस इज अ मार्कोव प्रोसेस। या इसको इस भाषा में बोले कि आप इजीली ये शो कर सकते हो कि yt हैज इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट, कि yt के जो इंक्रीमेंट आएंगे वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। और अगर प्रोसेस के इंक्रीमेंट्स इंडिपेंडेंट निकल के आते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो प्रोसेस क्या बन जाता है, मेरा मार्कोव बन जाता है। देन नेक्स्ट पार्ट में कहता है डिराइव एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टी फॉर द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, किसका, yt और yt प्लस 20 का कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है एंड सिंप्लीफाइंग योर आंसर एज फार एज पॉसिबल, कि ऐसा नहीं कि आपने बस एक दो स्टेप में आंसर छोड़ दिया, जहां तक आप उसे सिंप्लीफाई कर सको वहां तक आप सिंप्लीफाई करके क्या करोगे, आंसर दोगे। तो हमने कहा हमें कोवेरियंस निकालना है yt yt प्लस 20 का, which can be written as covariance of x1 plus x2 so on xt, x1 plus x2 so on xt plus xt plus 1 से लेकर आगे जाएगा xt plus 20 तक। दिस विल बी माई कोवेरियंस। मेरे को कोरिलेशन निकालना है, पहले कोवेरियंस बेसिकली क्या कर रहा हूं, अपना इवैल्यूएट कर रहा हूं। अब अगर आप देखो तो मैंने बोला एक्सरसाइज आर वाइट नॉइज प्रोसेस, तो इसका ट्रीटमेंट जैसे आप ईटी का करते हो टाइम सीरीज में वैसे ही आप कर सकते हो कि अगर ये आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स का कलेक्शन है तो x1 का कोवेरियंस सिर्फ x1 के साथ आएगा, x2 का सिर्फ x2 के साथ आएगा, xt का सिर्फ xt के साथ आएगा। यानी हमारे पास अगर हम देखें तो कॉमन टर्म्स कितनी है, टी टर्म्स हमारी कॉमन है जिनका आपस में क्या आएगा, कोवेरियंस एग्जिस्ट करेगा। और वो कोवेरियंस क्या होगा, कोवेरियंस ऑफ x1 x1 प्लस में कोवेरियंस ऑफ x2 x2 and so on covariance of xt xt, and this is nothing but variance of x1 plus में variance of x2 and so on variance of xt। हर x का वेरिएंस क्या है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन क्या दिया गया, सिग्मा स्क्वायर, आईआईडी रैंडम वेरिएबल है, तो यू कैन से कि आपका जो कोवेरियंस निकल के आएगा दैट इज टी टाइम्स सिग्मा स्क्वायर। अगर कोवेरियंस निकालते हो दैट इज टी टाइम्स सिग्मा स्क्वायर। बट मुझे चाहिए था कोरिलेशन बिटवीन yt एंड yt प्लस 20, जिसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो वो कोवेरियंस ऑफ yt yt प्लस 20 डिवाइडेड बाय अंडर रूट वेरियंस ऑफ yt प्लस 20, ये आंसर बेसिकली आपका निकल के आएगा। अब इसका न्यूमरेटर तो आपने इवैल्यूएट कर लिया, अगर इसका आप न्यूमरेटर देखते हो वो तो आपके पास टी टाइम्स सिग्मा स्क्वायर निकल के आ चुका है। अब मुझे इवैल्यूएट करना है एक वेरियंस ऑफ yt, तो वेरियंस ऑफ yt कैन अगेन बी रिटन एज x1 कोवेरियंस ऑफ yt yt, ये लिखा जा सकता है, या फिर कोवेरियंस ऑफ x1 से लेकर xt तक x1 से लेकर xt तक। यू विल सी अगेन आपके पास कितनी कॉमन एरर टर्म्स आ रही है, टी टर्म्स आपकी कॉमन आ रही है जिनके बीच में कोवेरियंस आएगा, जिसको आप इवैल्यूएट करोगे तो टी सिग्मा स्क्वायर विल बी योर आंसर। सिमिलरली अगर आप वेरियंस ऑफ yt प्लस 20 निकालते हो तो दैट इज कोवेरियंस ऑफ yt प्लस 20 yt प्लस 20। सेम तरीके से आप अगर इसे इवैल्यूएट करोगे तो इसका आंसर आपका t प्लस 20 टाइम सिग्मा स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो अगर मैं ऊपर रिप्लेस करूं तो अंडर रूट के अंदर आप रिप्लेस करोगे t टाइम्स सिग्मा स्क्वायर इंटू टी प्लस 20 टाइम्स सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर क्या बचेगा, t डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ t t प्लस 20, जिसको और थोड़ा आप सॉल्व करना चाहो तो मैथमेटिकली आप सॉल्व करके दिखा सकते हो। देन थर्ड पार्ट में कहते हैं कमेंट on how the value of correlation coefficient derived in part 2 behaves as t increases, कि t को इंक्रीज करने से आपके कोरिलेशन कोफिशिएंट पे क्या असर पड़ेगा। मैं एक काम करता हूं, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूं तो आपको एनालाइज करना आसान हो जाए। दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, अंडर रूट ऑफ t ओवर t डिवाइडेड बाय t प्लस 20, इस तरीके से लिखा जा सकता है। और आप क्या देखोगे कि जैसे जैसे
आप टी को इंक्रीज करते हो, जैसे जैसे आपका टी क्या करता है, इंक्रीज करता है, आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट भी इंक्रीज करेगा। पर कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वो 1 को तो कभी एक्सीड नहीं कर पाएगा भाई, वो तो कितना भी बड़ा हो जाए वो कभी भी 1 को आपका वन को एक्सीड नहीं करेगा, बिकॉज इट इज कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो हम क्या बोलेंगे कि जैसे जैसे हम टी को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे मेरे कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू किसकी तरफ टेंड करेगी, 1 की तरफ टेंड करेगी। या फिर ऐसा बोले कि एज टी टेंड्स टू इंफिनिटी माय कोरिलेशन कोफिशिएंट टेंड्स टू 1। ये रिलेशन अपने को देखने को यहां पर मिलता है। तो नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में कहता है आपको एक ड्यूरेशन डिपेंडेंट मार्कोव जंप प्रोसेस दिया गया है जिसको हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं टू मॉडल द रिकवरी एंड मोर्टालिटी रेट ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर सिक विद अ पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन। कि हमारे मॉडल का टास्क क्या है, रिकवरी रेट को मॉडल करना या एंड मोर्टालिटी रेट को मॉडल करना, किन लोगों के लिए जो किसी पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन में थे। मॉडल में हमने 3 स्टेट बनाई है, एक सिक है आपकी स्टेट, एक स्टेट आपकी रिकवर्ड है और एक स्टेट आपकी क्या है, डेड है। ये 3 स्टेट्स बेसिकली दी गई हैं। अंडर दिस मॉडल एन इंडिविजुअल हु हैज बीन सिक फॉर ड्यूरेशन टी, कि आपका जो रेट है, जो ट्रांजिशन रेट होगा सिक से रिकवर्ड का या सिक से डेड का, वो इस बात पे डिपेंडेंट है कि कितना टाइम आपने सिक स्टेट में अभी बिता लिया है। तो कह रहे ट्रांजिशन रेट टू द रिकवर्ड स्टेट, अगर मैं सिक से रिकवर्ड स्टेट की बात करूं तो ट्रांजिशन रेट आपको ए ई टू द पावर माइनस बी टी दिया गया है। और कह रहा सिमिलरली 6 से डेड का अगर आप ट्रांजिशन रेट देखते हो तो दैट इज ए टाइम्स 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बी टी प्लस सी। दिस इज द ट्रांजिशन रेट जो आपको दिया गया है। कह रहा जहां पर एबीसी क्या है, आपके पैरामीटर्स है और तीनों क्या है, पॉजिटिव है। दैट डिपेंड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडिविजुअल, कि एबीसी अलग अलग हो सकते हैं बट तीनों पॉजिटिव होंगे, ये पक्का है। करेक्ट। कमेंट ऑन द रीजनेबलनेस ऑफ दिस मॉडल, ये जो मॉडल आपको दिया है कितना रीजनेबल है, इसके ऊपर आपको क्या करना है, बेसिकली कमेंट करना है। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि 6 से रिकवर्ड वाले ट्रांजिशन रेट की बात करते हैं विच इज ए ई टू द पावर माइनस बी टी। जैसे जैसे मैं टाइम को यहां पर इंक्रीज करता जाऊंगा, क्योंकि ये ई की नेगेटिव पावर में बैठा है, तो ये नंबर क्या होता चला जाएगा, आपका छोटा होता चला जाएगा। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि रिकवर होने का जो चांस है या रिकवरी रेट जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा, कि जितना टाइम आदमी सिक स्टेट में बिता लेगा, एंड इट इज नेचुरल कि अगर आदमी बहुत टाइम से बीमार चल रहा है तो चांसेस कि वो रिकवर करेगा वो गिरने चाहिए। तो उस हिसाब से ये जो ट्रांजिशन रेट है, या फिर मॉडल में बोले ये जो आपको ट्रांजिशन रेट दिया गया है, दिस सीम्स रीजनेबल, ये ठीक दिखाई देता है। सिमिलरली अगर हम देखें जो फॉर्मूला हमें दिया गया या ट्रांजिशन रेट हमें दिया गया है 6 से डेड स्टेट के लिए, तो अब वो क्या बता रहा है, आपको मोर्टालिटी रेट बताएगा कि जैसे जैसे हमारा 6 स्टेट में टाइम हम बिताएंगे, अब देखना वो नेगेटिव के साथ बैठा है कि a माइनस ए ई टू द पावर माइनस बी टी प्लस सी, दिस इज द एक्सपेंशन। अगर हम इसको खोलें तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो हमने बोला ये वाली टर्म क्या होती जाएगी, छोटी होती चली जाएगी। या फिर हम ऐसा बोले कि a में से जो पार्ट माइनस हो रहा है वो छोटा पार्ट माइनस होगा। सो ओवरऑल में मेरा ट्रांजिशन रेट क्या करेगा, बढ़ता चला जाएगा। एंड अगेन इट मेक सेंस कि जितना ज्यादा टाइम हम क्या करते रहेंगे, 6 स्टेट में बिताएंगे, चांसेस कि वो आदमी की डेथ हो जाए वो क्या करने चाहिए, इंक्रीज करने चाहिए। तो अगेन उस सेंस में मॉडल क्या लग रहा है, अगेन मुझे रीजनेबल दिखाई देता है। पर एक टाइम बाद ऐसा होगा, मान लो टी बहुत बड़ा हो गया, टी इंफिनिटी को अप्रोच करता है, तो ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी और उस टाइम के बाद आपका मोर्टालिटी रेट क्या बन जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ये हमें सही नहीं लगता है क्योंकि टाइम के साथ मोर्टालिटी बढ़नी है। तो ऐसा कभी टाइम आ जाए कि फिर टाइम का रिलेवेंस ही खत्म हो गया कि टाइम कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, मोर्टालिटी अब और इंक्रीज नहीं करेगी। तो ये एक ड्रॉबैक हमें मॉडल के अंदर दिखाई देता है। तो हम ये 3 कमेंट बेसिकली कर सकते हैं। फिर कहता है डेमोन्स्ट्रेट द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंडिविजुअल हु हैज जस्ट बिकम सिक, एक ऐसा इंडिविजुअल जो अभी अभी क्या हुआ है, सिक स्टेट में आया है, इवेंचुअली रिकवर्स, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, ए ओवर ए प्लस बी प्लस सी। इवेंचुअली का मतलब है कभी इन्फिनिटी टाइम पे जाके वो रिकवर कर जाएगा, मुझे नहीं पता वो टाइम क्या है, मैं अभी के उस टाइम को टी मान लेता हूं कि अभी वो 6 स्टेट से कौन सी स्टेट में ट्रांजिशन कर जाएगा, 6 से वो रिकवर्ड स्टेट में ट्रांजिशन कर जाएगा किसी टाइम टी पे। ऑनसेट पे वो क्या है, आपका 6 स्टेट में ही है। मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी बेसिकली निकाल के देनी है। तो हम क्या बोलेंगे कि आदमी 6 से 6 स्टेट में रहे 0 से टी टाइम तक, कि आदमी क्या रहेगा, थ्रू आउट 6 स्टेट में रहेगा, किस टाइम से किस टाइम तक, 0 से लेकर टी टाइम तक। देन 6 से लेकर उसका रिकवर्ड में ट्रांजिशन हो जाए किस टाइम पर, टी टाइम पर। दिस इज माय ट्रांजिशन रेट। नाउ ये टी टाइम क्या है, हमने बोला इवेंचुअली कभी रिकवर कर जाएगा, तो हमने बोला इसकी सबसे छोटी वैल्यू
भाई हमारा वेरिएबल क्या है, किस टाइम पर रिकवर हो वो हमें नहीं पता, तो सबसे छोटी वैल्यू इसकी 0 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, इन्फिनिटी हो सकती है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं भाई। तो अगर मैं अलग से पी एस एस बार 0 टी का आंसर लिखूं तो आप क्या लिखते हो, ई टू द पावर माइनस लैम्डा एस इंटू टी कर देते हैं यहाँ पे कि भाई टी टाइम तक, और लैम्डा एस क्या बताएगा यहाँ पे, टोटल फोर्स ऑफ ट्रांजिशन गोइंग आउट ऑफ स्टेट एस। तो अगर हम टोटल कर दें, यहाँ पे डायग्राम मैंने रब कर दिया, अगर हम टोटल करें तो एक था ए ई टू दी पावर माइनस बी टी, एक था ए माइनस दिस प्लस सी, तो ये दोनों ट्रांजिशन रेट मेरे कैंसिल हो जाएंगे, ए प्लस सी बचेगा। तो ई रेस टू दी पावर माइनस ए प्लस सी इंटू टी, दिस इज माई प्रोबेबिलिटी की थ्रू आउट वो 6 स्टेट में रहेगा। ये आपको पता ही है ट्रांजिशन रेट पे 6 से रिकवर्ड का, अगर टी टाइम तक वो क्या रहा है, 6 स्टेट में रहा है, तो मेरा जो इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन बनेगा वो ई टू दी पावर माइनस ए प्लस सी इंटू टी, then my transition rate from sick to recovery which is e to the power a times e to the power minus bt dt, this will be my expression, जहां पर a एज ए कांस्टेंट बाहर आ गया, और मेरे इंटीग्रेशन के अंदर अगर मैं देखूं तो पावर कंबाइन करके ये लिखी जा सकती है, और आप इसको देख सकते हो इजीली सॉल्व करके, आपका आंसर a ओवर a प्लस बी प्लस सी, दिस विल बी योर आंसर, कि एक आदमी जो अभी सिक है वो इवेंचुअली कभी क्या कर जाएगा, रिकवर कर जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में कहते हैं एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसके ऑफिसेस 2 टाउन्स ए और बी में है। द कंपनी राइट्स 25 ईयर टर्म एश्योरेंस पॉलिसीज, बिलो आर द डेटा फ्रॉम 2 डिफरेंट ऑफिसेस रिलेटिंग टू पॉलिसी होल्डर्स ऑफ सेम एज, और यहां पर क्या बोला गया है कि पॉलिसीज इन फोर्स एंड डेथ जो बेस्ड है वो आपकी क्या है, एज लास्ट बर्थडे के ऊपर बेसिकली डिफाइंड है। एज डेफिनेशन जो यूज करा गया दैट इज एज लास्ट बर्थडे। तो दोनों टाउन्स की आपको सेंसस का काउंट दिया गया है एज ऑफ 1 जनवरी 2020 एंड 1 जनवरी 2021 कि टाउन ए में 3000 थे और एक साल बाद 3300 हमें दिखाई दिया, और इस 1770 से हमें 1674 ये दिखाई देता है। दोनों में कैलेंडर ईयर में कितनी कितनी डेथ्स हुई वो डेटा भी आपको दे दिया गया। कर एस्टिमेट द फोर्स ऑफ मोर्टालिटी फॉर द कैलेंडर ईयर 2020, यानी 1120 से 1121 के बीच का जो फोर्स ऑफ मोर्टालिटी है वो मुझे निकाल के देना है, दोनों टाउन्स के लिए अलग अलग। और मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत आएगी बिकॉज एनुअल डेटा आपको दिया गया भाई, 1120 पे वैल्यू आपके पास है, 1121 पे वैल्यू आपके पास है, यहाँ पर 3000 है और यहाँ पर 3300 है वैल्यू, और मेरा सिंपल सा ट्रेपेजियम बनेगा। तो अगर हम देखें, अगर हम ECX निकालते हैं टाउन ए का, तो दैट इज सिंपली इसका मिड पॉइंट आ जाएगा निकल के, क्योंकि भाई हमारी अजम्पशन क्या रहती है कि डेथ्स वेरी, हम क्या बोलेंगे सॉरी, ह्यूमन बर्थडेज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक अजम्पशन ये रहती है। और दूसरी अजम्पशन क्या रहती है कि एक सेंसस डेट से दूसरी सेंसस डेट के बीच में हमारा जो डेटा है वो लीनियरली मूव करेगा। तो अगर इसका मिड पॉइंट हम निकालते हैं तो ये आ जाएगा मेरा 3150, और अगर ऐसे ही हम टाउन बी के लिए निकालते हैं तो वो आ जाएगा आपका मिड पॉइंट ऑफ 1770 प्लस 1674 डिवाइडेड बाई 2, जो भी उसका मिड पॉइंट निकल के आता होगा। और उससे अगर हम टाउन ए का फोर्स ऑफ मोर्टालिटी निकालें तो टाउन ए में हमारी डेथ्स हुई थी 63, तो 63 डिवाइडेड बाय 3150, इसका आप इवैल्यूएट करके देख लेना, ये 0.02 आपका आंसर आएगा। और यही अगर आप फोर्स ऑफ मोर्टालिटी टाउन बी का निकालते हो तो दैट इज 26 डिवाइडेड बाय जो भी आपकी ये वैल्यू आएगी ECXB। अभी के लिए मैं आपको आंसर दे रहा हूं 0.0151 इज योर आंसर, अगर आप इवैल्यूएट करते हो उसको। तो फिर कहता है अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड शोज दैट 50% ऑफ द पॉलिसीज इन फोर्स इन टाउन ए at both dates were in respect of smokers, and 20% of the policy in force in town B at both dates were in respect of smokers। सीधी सी बात ये कह रहा है, टाउन ए में 50-50 पॉपुलेशन है स्मोकर नॉन स्मोकर का, और टाउन बी में वो 20-80 की रेशो में बटा हुआ है कि 20% आपके लोग क्या थे, स्मोकर थे, 80% क्या है आपके नॉन स्मोकर है। कह रहा ओवरऑल अगर हम इस पूरे नेशन की बात करते हैं तब ये देखा गया है कि जो स्मोकर्स की फोर्स ऑफ मोर्टालिटी है दैट इज 50% हायर देन दोज ऑफ नॉन स्मोकर्स। ये एक ऐसा क्वेश्चन पास्ट टाइम ऑलरेडी आया हुआ, हमारे असाइनमेंट के अंदर भी ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप देखोगे तो वही सेम प्रोसेस मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ कि ओवरऑल अगर एवरेज देखी जाए पूरे कंट्री की, अगर हम देखते हैं रेशो, तो स्मोकर्स की मोर्टालिटी रेट है दैट इज 50% हायर देन दोज ऑफ नॉन स्मोकर्स। कैन एस्टिमेट द फोर्स ऑफ मोर्टालिटी फॉर स्मोकर्स and for non-smokers in each of the town A and B, clearly stating any assumption that you make। तो हम देखते हैं भाई, हम पहली चीज ये देख लेते हैं कि अगर ये जो 0.02 टाउन ए का पूरा एवरेज आया है,
इसमें कंट्रीब्यूशन स्मोकर्स का और नॉन स्मोकर्स का दोनों का 50-50% रहा होगा। तो मैंने बोला 0.5 टाइम्स जो भी म्यू आपका रहा होगा स्मोकर्स ऑफ टाउन ए प्लस में 0.5 टाइम्स म्यू नॉन स्मोकर ऑफ टाउन ए, दिस शुड गिव मी 0.02 जो ये मैंने ऊपर निकाला है, क्योंकि दोनों का 50-50 कंट्रीब्यूशन रहा होगा। देन जो डेटा ओवरऑल कंट्री में देखा गया वो ये देखा गया कि स्मोकर्स का जो फोर्स ऑफ मोर्टालिटी है दैट इज 1.5 टाइम्स जो भी आपका फोर्स ऑफ मोर्टालिटी नॉन स्मोकर्स का निकल के आता है। तो ये दो इक्वेशन से इजीली आप स्मोकर एंड नॉन स्मोकर का फोर्स ऑफ मोर्टालिटी निकाल सकते हो फॉर टाउन ए। एंड सेम चीज अगर मैं टाउन बी के लिए करता हूं तो कंट्रीब्यूशन 20% रह जाता है स्मोकर्स का और 80% रह जाता है हमारा नॉन स्मोकर्स का, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0.0151। एंड सेकेंड इक्वेशन रिमेन्स सेम कि वो वही रहेगी क्योंकि नेशनल एवरेज जो है वो यही है हमारी। तो यहां से आप सॉल्व करके क्या कर सकते हो, अपने स्मोकर नॉन स्मोकर्स के रेट फॉर टाउन बी अलग अलग आप एस्टिमेट कर सकते हो। अब बात आई हमने इसमें पूरे में अजम्पशन क्या ली। तो अजम्पशन ये है कि जो नेशनल एवरेज आपको दी थी वही नेशनल एवरेज एक्सक्लूसिवली टाउन ए और टाउन बी दोनों में क्या करती है, होल्ड करती ही करती है। और जो रेशो हमने लिया है ऊपर 50-50 या 20-80, ये रेशो भी हमेशा मेंटेन रहता है टाउन ए और टाउन बी के अंदर। ये दो अजम्पशंस के बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, अपना सारा काम कर रहे हैं। उसके बेसिस जो और एक अजम्पशन है जो हम जनरली लेते हैं जिसके बेसिस पर हमने म्यू निकाला है, वो तो ऑब्वियसली प्लेस में है ही है कि एक सेंसस डेट से दूसरी सेंसस डेट तक डेटा जो है वो क्या करता है, हमारा लीनियरली वेरी करता है। वो अजम्पशन तो डेफिनेटली है ही है हमारी यहाँ पे। देन थर्ड पार्ट में कहता है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी चार्जेस पॉलिसी होल्डर्स इन टाउन ए एंड बी द सेम प्रीमियम। वो दोनों से क्या करता है, सेम प्रीमियम चार्ज करता है। देन कह रहा इट चार्जेस स्मोकर इन बोथ टाउन्स 50% मोर देन नॉन स्मोकर्स। ये हमने देखा। अब इसके लिए मुझे आंसर्स की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उसके बेसिस में ज्यादा बेटर कमेंट कर पाएंगे। मैं एक आंसर्स भी आपको बता देता हूं। ये जो आएगा स्मोकर्स फॉर कंट्री टाउन ए, उसके लिए ये 0.016 आएगा। सॉरी, ये नॉन स्मोकर का आंसर है 0.016 और ये जो आंसर आपका आएगा 0.024 आएगा। सिमिलरली अगर आप बी के लिए देखते हो तो स्मोकर का जो आंसर आएगा दैट इज 0.02059 और नॉन स्मोकर का जो आंसर आएगा वो 0.01373 निकल के आता है। आपने क्या बोला, कंपनी क्या कर रही है, वो सेम प्रीमियम चार्ज करती है दोनों जगह के लोगों से और स्मोकर से 50% ज्यादा चार्ज करती है। जबकि अगर फोर्स ऑफ मोर्टालिटी देखी जाए, अगर हम देखते हैं स्मोकर को ही कंपेयर कर लें तो हम देखते हैं कि टाउन ए के जो स्मोकर्स हैं उनका मोर्टालिटी रेट ज्यादा है, तो उनके लिए तो फायदा हो गया। वो तो डेफिनेटली पॉलिसी बाय करेंगे क्योंकि उनको वो पॉलिसी क्या पड़ रही होगी, सस्ती पड़ रही होगी। और टाउन बी वाले जिनका मोर्टालिटी रेट कम था उनके लिए वो पॉलिसी क्या हो जाएगी, हमारी एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो हम धीरे धीरे क्या देखेंगे, टाउन बी वाले लोग उस पॉलिसी को खरीदना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। सिमिलरली नॉन स्मोकर्स के लिए भी देखें तो टाउन बी में अगर आप देखते हो तो उनका मोर्टालिटी रेट कम है, तो वो पॉलिसी उनको क्या लगेगी कि सस्ती पड़ रही है और इनको क्या लग रहा होगा कि मेरे से ज्यादा प्रीमियम क्या करा जा रहा है, चार्ज करा जा रहा है। ये भी सेम एग्जांपल हमने क्लास में देखा हुआ जब हमने स्टार्ट करा था इस चैप्टर को। तो दिस इज द प्रॉब्लम कि कंपनी अगर सेम प्रीमियम चार्ज करती है तो ये प्रॉब्लम अपने को देखने को मिलेगी यहां पर। नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये अगेन इजी क्वेश्चन है 11 नंबर का। मुझे लगता नहीं कहीं इसमें डाउट आएगा गिवन आपने अगर रिस्क मॉडल के सारे क्वेश्चन असाइनमेंट्स के अच्छे से सॉल्व कर रखे होंगे, तो कहीं कोई चैलेंज नहीं है इसके अंदर। क्लेम्स ऑन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉलो अ कंपाउंड पॉइजन प्रोसेस विद एन एनुअल क्लेम रेट पर पॉलिसी ऑफ 0.4। Individual claim amount are exponentially distributed with mean 120. In addition, for a given claim and independent of size से लेना देना नहीं है, there is a probability of 20% that an extra claim handling expense of 30 is incurred. ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में ऑलरेडी थे। कहते इंश्योरेंस चार्जेस एन एनुअल प्रीमियम ऑफ 60 पर पॉलिसी। जो प्रीमियम वो चार्ज करेगा दैट इज 60 पर पॉलिसी चार्ज करेगा। हमें एस्टिमेट करना यूजिंग अ नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन द मिनिमम नंबर ऑफ पॉलिसीज टू बी सोल्ड, ताकि इंश्योरर प्रॉफिट में रहे और उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या रहे, कम से कम 99% रहे। तो अगर मैं इंश्योरर के प्रॉफिट की यहां पर इक्वेशन बनाता भी हूं कि भाई इंश्योरर के प्रॉफिट की इक्वेशन क्या होगी, तो सिंपली आप क्या देखोगे कि कितना हमने प्रीमियम कलेक्ट करा माइनस टोटल जो एग्रीगेट आपने पेमेंट करी होगी वो कितनी है। और जब जब हमारा प्रीमियम क्या होगा
एक्सेस में होगा, जो क्लेम हमने पे करा होगा उससे हम क्या रहेंगे, प्रॉफिट में रहेंगे। और हमें क्या चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी कम से कम 99% हो, प्रोबेबिलिटी है वो 99% है, उस पर चलते हैं बाद में। अगर मैं इंडिविजुअल क्लेम की बात करूं पहले यहां पे, कि कोई इंडिविजुअल क्लेम अगर आता है, मान लो उसको मैं कैपिटल टी से डिनोट कर देता हूं, तो दैट हैज टू कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट क्या है, जो एक्सपोनेंशियल की वजह से आ रहा है, मान लेते हैं वो एक्स है, कि एक्स यहां पर क्या फॉलो कर रहा है, एक्सपोनेंशियल विद मीन 120, तो मेरा पैरामीटर 1/120 आ जाएगा। प्लस जो एडिशनल एक्सपेंस था, जिसको हम वाई बोल देते हैं यहाँ पे, कि वाई क्या है, हमारा एक्सपेंस है। तो इंडिविजुअल क्लेम मेरा कितने का आएगा, टी का निकल के आने वाला है। मुझे मॉडल करना है पहले एस को, तो एस के लिए यहां पे जो डेफिनेशन आप लिखोगे वो क्या बनेगी भाई, एस तो क्या होगा, T1 प्लस T2 एंड सो ऑन, टी कैपिटल एन। भाई मुझे क्या पता कितने क्लेम्स आने वाले हैं, तो आपको पहले निकालना है ई ऑफ एस एंड वी ऑफ एस। ई ऑफ एस का फॉर्मूला सिंपली ई ऑफ टी टाइम्स ई ऑफ एन बनेगा, वी ऑफ एस का फॉर्मूला ई ऑफ एन इंटू वी ऑफ टी प्लस में वी ऑफ एन इंटू ई ऑफ टी का होल स्क्वायर बनेगा। बट ये सब करने के लिए मुझे ई टी एंड वी टी इवेल्युएट करना पड़ेगा। एन की समस्या नहीं है, नंबर ऑफ क्लेम्स तो हमारे क्या फॉलो कर रहे हैं, पॉइजन प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं विद क्लेम रेट 0.4 पर पॉलिसी। तो अज्यूमिंग हम स्मॉल एन पॉलिसी होल्डर्स के साथ डील कर रहे हैं, वही हमें स्मॉल एन निकाल के लेके आना है, तो एन क्या फॉलो करेगा, पॉइजन 0.4n। तो हमारा ई एन वी एन तो यहां पर सॉर्टेड है कि दैट इज 0.4n एंड वी एन भी हमारा क्या आएगा, 0.4n। हमें बात करनी है टी के मीन की और टी के वेरिएंस की। नाउ टी का मीन क्या होगा, अगर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी की बात करते हो तो दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। एक्स का जो मीन है दैट इज 120 ऑलरेडी दिया गया है। वाई के लिए हमेशा ध्यान क्या रखना है, वाई यहां पर एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है जिसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 30 होगी, और उन करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, 20% की 30 होगा, 80% चांसेस है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहां से आप पहले अपना ई वाई एंड वी वाई इवेल्युएट कर लो, क्योंकि उसकी हमें जरूरत पड़ेगी फॉर कैलकुलेशन ऑफ ई टी एंड वी टी। तो अगर आप ई वाई की बात करते हो तो दैट इज 30 इंटू 0.2, सीधा सीधा 6 आ जाएगा निकल के। एंड देन वी वाई पे जाने से पहले अगर मैं ई वाई स्क्वायर निकाल देता हूं तो दैट इज 900 इंटू 0.2, और अगर आप उसको इवेल्युएट करते हो तो वो आपका 180 आ जाता है। और वी वाई अगर आप निकालते हो तो वो 180 माइनस 36 दैट इज 144 निकल के आता है, यानी वेरिएंस ऑफ वाई इज 144। तो ई वाई की जगह पर यहां पर आप 6 रिप्लेस कर सकते हो, तो ई ऑफ टी आपका 126 आ जाएगा। एंड वी ऑफ टी अगर आप निकालोगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट था एक्सपेंस एंड क्लेम साइज, तो मैं सिंपली उसे वी एक्स प्लस वी वाई बोल सकता हूं। वी एक्स होगा हमारा 120 का स्क्वायर, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है तो वेरिएंस क्या होता है, उसका मीन का स्क्वायर होता है, प्लस वेरिएंस ऑफ वाई जो आपने क्या निकाला, 144। अगर आप इस पूरे को सॉल्व करके आप देख सकते हो कि आपके पास ई टी सॉरी इस पूरे से आपके पास ई एस और वी एस निकल के आ जाएगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैं आंसर डायरेक्टली लिख दे रहा हूं कि आप जब सबको रिप्लेस करोगे तो आपका जो ई एस आना चाहिए दैट इज 50.4n, और आपका जो वी एस आना चाहिए कैलकुलेट करके दैट इज 12168n। दिस इज योर मीन एंड वेरिएंस ऑफ एस। नाउ हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी की प्रॉफिट हो, यही प्रॉफिट 0 से बड़ा हो, और इस बात की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.99 हो। अब प्रॉफिट 0 से बड़ा तब होगा जब आपने जो प्रीमियम इकट्ठा करा होगा। अच्छा, प्रीमियम कितना आया होगा आपके पास, क्वेश्चन ने बोला प्रीमियम आप इकट्ठा करते हो 60 पर पॉलिसी, तो जो प्रीमियम आपके पास आया होगा दैट इज 60n। तो आपने बोला कि 60n माइनस में s, दिस शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, कि जो प्रॉफिट है ये क्या, प्रीमियम जो कलेक्ट करा माइनस में जो मैंने क्या करा, क्लेम पे करा। या फिर हम क्या बोलेंगे कि क्लेम अगर हम पे करें प्रीमियम से कम तो मुझे प्रॉफिट होगा, और मैं चाहता हूं उसकी प्रोबेबिलिटी कम से कम क्या है, 99% आए। और नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन यूज करने को क्वेश्चन ने बोला था, एंड दिस वाज द रीजन कि हमने ई एस और वी एस यहां पर इवेल्युएट करा था। तो हम सीधा क्या बोल सकते हैं कि z इज लेस देन 60n माइनस 50.4n डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 12168n, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 99%। अब स्टेटमेंट को रीड करो तो क्या कहते हो कि z के ग्राफ में ऐसा एक पॉइंट ढूंढ के लेके आओ, ऐसा एक पॉइंट ढूंढ के लेके आओ जिससे छोटा एरिया
कम से कम 99% हो, या फिर मैं क्या बोलूं जिससे बड़ा एरिया 1% या उससे कम हो। भाई अगर ये कोई पॉइंट ए है और इससे छोटा एरिया 99% या उससे ज्यादा करना है तो इससे बड़ा एरिया 1% या उससे कम करना पड़ेगा। तो 1% वाली जो हमारी वैल्यू होती है दैट इज 2.3263। तो ये जो वैल्यू आ रहा है, ये जो पॉइंट है मेरा 60n minus 50.4n divided by under root of 12168n, this point should be greater than or equal to 2.3263। और यहां से आप अपना n इवेल्युएट कर सकते हो, सॉल्व करके देखना। n आपका आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 714.5393, या फिर आप बोलोगे मिनिमम हमें 715 पॉलिसीज क्या करनी पड़ेंगी चाहिए, तब मेरी जो डिजायर्ड कंडीशन है कि प्रॉफिट क्या रहे, मेरा प्रॉफिट हो मुझे और इसकी प्रोबेबिलिटी कम से कम 99% हो, वो मीट हो पाएगा। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कहते हैं एक्चुअल एनालिस्ट इज इन्वेस्टिगेटिंग द फोर्स ऑफ मोर्टालिटी फॉर मेल्स एज 65 एंड ओवर। द एनालिस्ट हैज स्टडीड अ ग्रुप ऑफ 100 मेल लाइव्स, all of whom were exactly 65 years old at the beginning of the study over a 10-year period, and has estimated the following force of mortality based on the lives observed in the study। ये आपको डेटा दिया गया है कि अगर वो 0 से 1 के बीच में रहा है तो फोर्स ऑफ मोर्टालिटी ये है, 1 के बाद 8 से पहले ये है, और 8+ के लिए आपका आंसर ये दिया गया है। To determine to 6 decimal places the probability that a 65-year-old male is alive at age 75 using the estimated force of mortality in the table above। यानी सीधा सीधा अगर हम देखें पहले पार्ट में तो मुझे 10p65 निकाल के लेके आना है कि 65 साल का आदमी 10 साल और जिंदा रहेगा, और हमारी जो फोर्स ऑफ मोर्टालिटी है वो कांस्टेंट रहती है, फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन चलती है, वो कांस्टेंट ही है। और उसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो 1 साल तक अलग काम करती है, फिर अगले 7 साल के लिए अलग से काम करती है, देन बचे हुए सालों के लिए अलग से काम करती है। यानी इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ कि 65 ईयर्स का आदमी पहले 1 साल जिंदा रह ले, फिर जब उसकी एज 66 हो जाएगी उसके बाद बचे 7 साल और जिंदा रहे, और फिर जब उसकी एज 73 हो जाएगी तो वो 2 साल क्या रहे और जिंदा रहे। क्योंकि हमारी कांस्टेंट फोर्स ऑफ मोर्टालिटी काम कर रही है तो हम इसे e टू द पावर माइनस जो हमारी फोर्स ऑफ मोर्टालिटी है पहली वाली 0.04 मल्टीप्लाइड बाय ड्यूरेशन ये लिख सकते हैं। देन सेकंड हो गया e टू द पावर माइनस 0.005 इंटू 7, और थर्ड हो गया e टू द पावर माइनस 0.08 इंटू 2। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जो भी आपका आंसर आएगा, और आई थिंक सबका हो भी होगा क्वेश्चन, कहीं कोई डाउट होना नहीं चाहिए। कह रहा एक और कलीग है एनालिस्ट का जो यूज करता है ये फॉर्मूला फोर्स ऑफ मोर्टालिटी के लिए। अगर ध्यान से देखो तो ये आपका a प्लस में b इंटू सी टू दी पावर x, यानी गॉम्पर्ट्स मॉडल के थ्रू क्या कर रहा है, वो मॉडल कर रहा है फोर्स ऑफ मोर्टालिटी को। कह रहे वेरीफाइड एट द प्रोबेबिलिटी दैट अ 65-year-old मेल अलाइव एट एज 75 यूजिंग द सजेस्टेड मॉडल मैचेस द रिजल्ट कैलकुलेटेड इन पार्ट 1 टू 6 डेसिमल प्लेसेस। जो भी आंसर आप निकालोगे वो क्या करेगा, उसके क्लोज आंसर आएगा। तो आपके पास ए बी सी तीनों दिया गया गॉम्पर्ट्स मॉडल का। आपको अगर फॉर्मूला याद हो गॉम्पर्ट्स मॉडल का, जो हमने टीपीएक्स का फॉर्मूला डिराइव करा हुआ है क्लास के अंदर, अगर आप देखोगे तो दैट इज s रेज टू द पावर t g रेज टू द पावर c रेज टू द पावर x इंटू c रेज टू द पावर t माइनस 1। ये हमारा आंसर निकल के आता था, जहां पर s को हमने डिफाइन करा था e टू द पावर माइनस a। s की डेफिनेशन क्या लिखी थी हमने, e टू द पावर माइनस a। तो पहले आप अपना s इवेल्युएट कर सकते हो। सिमिलरली g के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था e टू द पावर या एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस b डिवाइडेड बाय log c। ये हमने फॉर्मूला लिखा था g की वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए, तो वो भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आसानी से निकाल के लेकर आ सकते हो। देन यहां पर लाके रिप्लेस कर दो सबको। t की जगह पर हम क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, x की जगह पर हम क्या रखेंगे, 65 रखेंगे, और आप अपना आंसर देख सकते हो। ये जो आंसर आपका आ रहा है वो 0.790571 आता है ऊपर वाले पार्ट का, और इसको भी अगर हम 6 डेसिमल प्लेसेस तक निकाल के लेके आते तो आंसर आप देखोगे रफली वही आएगा 0.790571। ये 6 डेसिमल प्लेसेस तक आपका आंसर मैच करता है। कहते हैं एनालिस्ट डिसाइड्स, आगे कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैचिंग प्रोबेबिलिटी इन पार्ट 1 एंड 2 टू यूज द सजेस्टेड फॉर्मूला टू ग्रेजुएट द एस्टिमेटेड फोर्स ऑफ मोर्टालिटी इन द टेबल अबव, कमेंट ऑन हिज डिसीजन। कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या दिखाई दे रही है, उसे एक जैसी दिखाई दे रही है, तो उसके बेसिस वो कहता है कि हम सेकंड वाला फॉर्मूला क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं ग्रेजुएट करने के लिए अपने रेट्स को। तो हमें क्या देखना है कि अगर हम, ये तो हमें दिखाई दे रहा है पर्टिकुलर इस प्रोबेबिलिटी के लिए कि 10 साल बाद अगर हम निकालते हैं जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी, तो वो दोनों केसेस से क्या निकल के आती है, सेम निकल के आती है। तो उसका मतलब ये है कि अगर इन 10
साल का पीरियड को अगर हम देखें, इसका मतलब ये तो नहीं कह सकते ना कि 1P65 भी दोनों से सेम आएगा, 2P65 भी दोनों से सेम आएगा। ऐसा होता तो मैं फिर भी एक बार को मान लेता। ओवर अ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स हम क्या देख रहे हैं, ऑन एवरेज दोनों आंसर क्या निकल के आ रहे हैं मेरे, सेम निकल के आ रहे हैं। तो उससे इस कंक्लूजन पे जंप कर जाना कि हर एक एज के लिए वो सेम आंसर निकाल के देगा, वो गलत है। उसके लिए आप क्या करो भाई, और बहुत सारे टेस्ट आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो इंडिविजुअली आप हर एज के लिए निकाल के देखो पहले कि हर एज पर अगर आपको सेम दिखाई देता है तो हम मान लेते हैं कि आप क्या करो, फॉर्मूला यूज कर लो ग्रेजुएट करने के लिए उस रेट को। देन दूसरी चीज हमें यह भी देखनी है कि जब इंडिविजुअल रेट्स आप निकाल ही लेते हो कि क्या वो रेट्स फिट हो पाते हैं मेरे ऑब्जर्व डेटा के ऊपर। सिंपली जो हम ग्रेजुएशन के टेस्ट करते हैं, हम काई स्क्वायर टेस्ट करेंगे, हम अपना ग्रुपिंग ऑफ साइन टेस्ट करेंगे, जो सारे इंस्पेक्शन हम ग्रेजुएटेड रेट्स के लिए करते हैं वो सारे भी करने पड़ेंगे। उसके बेसिस पर ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि वेदर वी कैन यूज दिस फॉर्मूला फॉर ग्रेजुएशन और नॉट। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दिस वाज वन ऑफ द टफेस्ट तो क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, लेकिन एग्जाम कंडीशन में बहुत सारे बच्चे इसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, क्वेश्चन समझ ही नहीं पाए एग्जैक्टली क्वेश्चन चाह क्या रहा है। और क्योंकि इस तरह का पास में किसी ने कोई क्वेश्चन देखा नहीं था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डेफिनेटली चैलेंज फेस हुआ। बट अभी जो हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे तो विल सी कि क्वेश्चन लिटरली इतना मुश्किल नहीं था। आई नो कि उस 3.25 घंटे में, उस माइंडसेट में जब हम एग्जाम वाले कंडीशन में बैठे होते हैं, शायद इसको अटेम्प्ट करना उतना ईजी नहीं रहेगा जितना अभी लगेगा जब हम सॉल्यूशन देख रहे होंगे। तो क्वेश्चन ये कहता है, एन इंश्योरेंस कंपनी ऑफरिंग प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस वांट्स टू बिल्ड अ मशीन लर्निंग मॉडल टू प्रेडिक्ट द एक्सपेक्टेड मेडिकल कॉस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर बेस्ड ऑन देयर एज एंड बॉडी मास इंडेक्स। कि वो पॉलिसी होल्डर के एज और उसके बीएमआई के बेसिस पर क्या देखना चाहता है कि एक्सपेक्टेड मेडिकल कॉस्ट कितनी पड़ेगी इंश्योरेंस कंपनी को। जो डेटा सेट उसने मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज करा हुआ है वो ये डेटा सेट है आपका, जिसमें उसने बताया कि इस एज का अगर कोई पर्सन था हमारे डेटा में और उसका बीएमआई ये था, तो उसकी एक्चुअल मेडिकल कॉस्ट जो निकल के आई थी वो 278099 थी। सिमिलरली कोई अगर इस एज का पर्सन था जिसका बीएमआई ये रहा, तो उसकी एक्चुअल मेडिकल कॉस्ट जो हमने ऑब्जर्व करी है वो कितनी ऑब्जर्व करी है, 30185। तो हम क्या करते हैं, ये एक्चुअल मेडिकल कॉस्ट को हम सपोज YI से डिफाइन कर देते हैं कि ये मेरी एक्चुअल मेडिकल कॉस्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब कह रहे थे, एन एक्चुअली हैज सजेस्टेड using a recursive binary decision tree algorithm as the basis for the model. This involves splitting the space spanned by age and BMI into disjoint region as follows. नोड आपको नहीं बनानी, नोड बनाने का क्राइटेरिया उसने ऑलरेडी डिफाइन करा हुआ है कि सबसे पहले नोड 1 बनाएंगे और उसको स्प्लिट करेंगे किसी एज A1 के ऊपर। अगर किसी पर्सन की एज A1 या उससे कम आती है तो आंसर यस होगा। फिर हम चेक करेंगे जाके कि उसका BMI किसी वैल्यू B1 या उससे कम है। अगर कम आता है तो उसको हम क्या असाइन कर देंगे, S1 एक रीजन उसको असाइन कर देंगे। अगर ये फेल होता है तो उसको जो रीजन हम असाइन करेंगे वो S2 असाइन करेंगे। सिमिलरली अगर एज A1 से कम नहीं होती है तो फिर देखेंगे क्या एज A2 से कम है। अगर वो यस आता है तो रीजन S3 असाइन कर देंगे। नहीं होता है तो फिर हम दोबारा BMI की वैल्यू देखेंगे क्या वो B2 से कम है, यस तो S4, अदरवाइज फाइनली हम क्या उसको बेसिकली रीजन असाइन करेंगे, S5 रीजन असाइन करेंगे। ये पूरा डायग्राम आपको ऑलरेडी बना के दिया गया है। अभी इनकी वैल्यूज नहीं दी गई कि A1 A2 क्या है, B1 B2 क्या है। ये बता दिया गया है कि A1 जो है वो A2 से क्या होगा, छोटा होगा। फिर कहता है रिजल्टिव रिकर्सिव बाइनरी डिसीजन ट्री मॉडल प्रेडिक्ट्स मेडिकल कॉस्ट दैट आर कांस्टेंट अल्फा के। कह रहा वो जो कॉस्ट प्रेडिक्ट करेंगे उसकी वैल्यू क्या है, अल्फा के है, ठीक है। अल्फा के यहां पे क्या बताता है कि अगर उसको फाइनली जो रीजन असाइन होता है उस पार्टिसिपेंट को वो S1 असाइन होता है तो इसके बेसिस पर जो प्रेडिक्टेड कॉस्ट आएगी उसे हम अल्फा 1 हैट बोलेंगे। अगर उस पार्टिसिपेंट को जो रीजन असाइन होता है वो S2 होता है तो उसको जो हम उसकी जो प्रेडिक्टेड मेडिकल कॉस्ट आएगी वो अल्फा 2 हैट आएगी। ऐसे ही इसको हम अल्फा 3 हैट, इसको हम अल्फा 4 हैट, और यहाँ पे जो लोग आएंगे उनको अल्फा 5 हैट हम उनकी बोलेंगे क्या है, प्रेडिक्टेड मेडिकल कॉस्ट है। तो कह रहा है डिराइव द फॉर्मूला फॉर द लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर ऑफ अल्फा के। अब काफी सारे लोग यहाँ पे लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर देख के घबरा जाएंगे, ये कहां से आ गया। लेकिन ऑब्वियसली अज्यूम करा जा रहा है कि CS1 आप पढ़ के आए हुए होंगे और CS1 में आपने पूरा लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन सीखा हुआ है जब हम रिग्रेशन पढ़ रहे थे। लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन का सीधा पर्पस क्या होता था, आप सबसे पहले अपने मॉडल का टोटल एरर इवैल्यूएट करते थे, जिसको सपोज मैं समेशन EI स्क्वायर बोलता हूं, एंड देन मैं ऐसे पैरामीटर्स अल्फा बीटा एस्टिमेट करना चाहता था जहां पर मेरा ये टोटल एरर या टोटल रेजिडुअल जो क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। मुझे ऐसे अल्फा बीटा ढूंढने होते थे। तो वही चीज हम यहां पर अब करेंगे। अब ध्यान से मैथमेटिक्स आप देखना। तो सपोज मैं कहता हूं कि YI जो मैंने डिफाइन करा उसको मैं YIK बोल देता हूं कि दिस इज माई एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंस।
ये मैं के इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा वो कौन से रीजन में जाता है, कि यहाँ पे 1 to 5 कोई भी रीजन हो सकता है। एंड सपोज प्रेडिक्टेड कॉस्ट को मैं आपका अल्फा के बोल ही चुका हूं, दिस इज माई प्रेडिक्टेड वैल्यू, ये प्रेडिक्टेड मेडिकल एक्सपेंस है। तो अगर मुझे लीस्ट स्क्वायर एरर निकालना है तो मैं टोटल एरर निकाल लेता हूं। सपोज टोटल एरर को मैं एम से डिनोट कर देता हूं, एंड दैट विल बी एक्चुअल वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर। अब क्योंकि यह आई और के दो चीजें हैं तो मुझे दो समेशंस को क्या करना पड़ेगा, यहां पे रन करना पड़ेगा, जहां पे के की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 5 तक जाती है और आई की वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है कि वहां कितने लोग प्रेजेंट होंगे। तो उसको मैं एन केस कर देता हूं कि आई क्या होगा, उस पर्टिकुलर आई के लिए कितने मेरे पास बेसिकली रीजंस बनते हैं, कितने लोगों के लिए वो रीजन बनेंगे, वो आगे समझ में आएगा जब कैलकुलेशन और करूंगा मैं। अब मेरा टास्क है कि अल्फा के की मुझे ऐसी वैल्यू निकाल के लेके आनी है जिसके लिए मेरा एम क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। तो हम क्या करेंगे, अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्योंकि मैं अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मैं के रिस्पेक्ट वाला समेशन ड्रॉप कर दूंगा और मेरे पास जो आंसर आएगा वो आई 1 से लेकर एन के वाई आई के माइनस अल्फा के का होल स्क्वायर, सॉरी डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 उतर के नीचे आएगा, -2 आ जाएगा यहाँ पे, और इसको हम इक्वेट करेंगे किसके साथ, 0 के साथ, which is I going from 1 to nk yik minus nk times alpha k is equal to 0। और यहां से अपना लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट जो आप निकाल के लेके आओगे दैट इज I going from 1 to nk yik डिवाइडेड बाय nk, दिस इज योर अल्फा k हैट। यानी जो मुझे 5 अल्फा निकालने थे, मैंने क्या बोला कि हर स्पेस के लिए हम एक एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल के लेके आ रहे हैं, जिसका हमने नाम अल्फा 1 अल्फा 2 यहां पे नाम दिया था जो, ठीक है। तो अब 5 वैल्यूज जो मेरी निकल के आती हैं वो हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं। फिर कहता है बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस दे एक्चुअली सजेस्ट सेटिंग द स्प्लिटिंग पॉइंट A1 की वैल्यू ये रख लो, A2 की वैल्यू ये रख लो, B1 की वैल्यू ये रख लो, B2 की वैल्यू ये रख लो। यानी इसके बेसिस पर अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखना कि सबसे पहले हम पार्टिसिपेंट की एज देखेंगे जाके। अगर वो एज A1 से कम होती है, क्वेश्चन में डायग्राम दिया था वो था कि एज अगर A1 से कम होती है, उस A1 की वैल्यू यहां पर क्या दी गई है, 46 दी गई है कि A1 की वैल्यू, एज की वैल्यू अगर 46 या उससे कम होती है, अगर आंसर इसका यस निकल के आता है तो हम उस पार्टिसिपेंट का BMI देखेंगे जाके कि क्या उसका BMI B1 या उससे कम है। जहां पर B1 की वैल्यू क्या है 23, तो BMI 23 या उससे कम है। और अगर इसका भी आंसर यस आ जाता है तो उसे हम जो रीजन असाइन करेंगे वो S1 असाइन कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है, इसका आंसर नो आ जाता है, तो उसे हम जो रीजन असाइन करेंगे वो S2 असाइन करेंगे। सिमिलरली यहां पर अगर एज 46 से कम नहीं आती है तो फिर हम उसका एज देखेंगे जाके, क्या उसकी एज A2 से कम है, A2 या उससे कम है, और A2 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है यहां पर 55, कि उसकी एज 55 या उससे कम होती है। अगर इसका आंसर यस आ जाता है तो हम उसे रीजन S3 असाइन कर देंगे। अगर इसका आंसर नो आ जाता है तो हम जाके उसका BMI देखेंगे, क्या BMI की वैल्यू B2 या यानी कि 28 या उससे कम है। और इसका आंसर अगर यस आता है तो हम जो रीजन असाइन करेंगे उसे दैट इज S4, और अगर इसका आंसर नो आता है तो जो रीजन हम उसे असाइन करेंगे दैट इज S5। तो इस तरह से हर पार्टिसिपेंट को हम कोई ना कोई एक रीजन असाइन करेंगे S1 से लेकर S5 तक, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन से नोड के थ्रू ट्रैवल करता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं पार्टिसिपेंट 1 देखता हूं, जो मेरा पार्टिसिपेंट 1 है डेटा में, उसकी एज है 50, BMI दिया है 26.3। तो हमने कहा सबसे पहले नोट देखते हैं क्या एज 46 या उससे कम है। मैं दोबारा यहां पे लिख दे रहा हूं, एज है उसकी 50 और BMI है उसका 26.3। तो हमने बोला एज 46 या उससे कम है तो आंसर आया नो। तो हमने बोला क्या उसकी एज 55 या उससे कम है, तो वो आंसर मेरा ट्रू हो गया। तो हम उसको क्या रीजन असाइन कर देंगे, S3, इररिस्पेक्टिव की BMI क्या है, कि इस पार्टिसिपेंट को बेसिकली जो फर्स्ट पार्टिसिपेंट है उसको जो रीजन हम असाइन करेंगे दैट इज S3। सिमिलरली अगर मैं सपोज ये पार्टिसिपेंट उठा लेता हूं 38 वाला, कि 38 इसकी एज है और BMI 19.3 है। तो अगर हमने कहा एज क्या 46 या उससे कम है तो आंसर था यस। फिर मैंने बोला क्या BMI 23 या उससे कम है, तो आंसर आया फिर से यस। तो उसको जो रीजन असाइन होगा दैट इज S1। तो इस तरह से मुझे क्या करना पड़ेगा, हर पार्टिसिपेंट के लिए
एक रीजन देखना पड़ेगा कि कौन सा रीजन उसको असाइन होगा जाके, डिपेंडिंग अपॉन उसकी एज क्या है और उसका बीएमआई क्या है। अभी के लिए मैं डायरेक्टली आंसर यहां पे लिख दे रहा हूं कि फर्स्ट पार्टिसिपेंट को S3 असाइन होगा, सेकंड पार्टिसिपेंट को भी S3 असाइन होगा, थर्ड को आपका S2 असाइन होगा, फोर्थ का S1 असाइन होगा, ये डेटा आप देखोगे चेक करोगे, फिफ्थ को S5 असाइन होगा आपका, सिक्स्थ पार्टिसिपेंट को S4 असाइन होगा, सेवेंथ को S1 होगा, एट्थ को S5 होगा और नाइन्थ पार्टिसिपेंट को S2 असाइन होगा। ये आपने क्या करे हैं, बेसिकली उनको नोड्स असाइन कर दिए हैं। अब हमारा टास्क क्या था, उसने बोला डिटरमाइन यूजिंग द ट्रेनिंग डेटा सेट द वैल्यूज ऑफ लीस्ट को, जो आपने अल्फा के का ऊपर फॉर्मूला बनाया, अब उसकी मुझे कैलकुलेशन करनी है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, सबसे पहले अगर मैं फॉर्मूला देखूं जो अल्फा के का बनाया, उसके लिए मुझे जरूरत है एन के की, जहां पर एन के आपको क्या बता रहा है कि उस पर्टिकुलर रीजन, केथ रीजन में कितने लोगों को वो रीजन असाइन हुआ है मेरा। तो मैंने बोला अगर मैं N1 की बात करूं तो इसका मीनिंग है कि कितने पार्टिसिपेंट्स को मैंने S1 रीजन जो है वो असाइन करा है, मुझे ये चाहिए होगा। तो हम देखेंगे एक और दो पार्टिसिपेंट्स को आपने S1 रीजन असाइन करा है। सिमिलरली आप देखोगे S2 कितने पार्टिसिपेंट्स को हुआ तो वो भी 2 है। आप देखोगे S3 कितने पार्टिसिपेंट को हुआ तो वो भी 2 आएगा। आप देखोगे S4 कितने पार्टिसिपेंट्स को हुआ तो ऐसा 1 है, और S5 हमारा 2 पार्टिसिपेंट्स को असाइन करा गया है। तो ये आपका N1 की वैल्यू आ गई। तो अब अगर मुझे अल्फा 1 हैट चाहिए होगा तो मैं बोलूंगा आई गोइंग फ्रॉम 1 to 2, प्लीज यहां से देखना, हमारा समेशन आई जा रहा था 1 से लेकर Nk तक, y I1 डिवाइडेड बाय N1, ये मेरा अल्फा 1 हैट का फॉर्मूला बनेगा, जिसको अगर मैं फर्दर खोलता हूं तो y11 प्लस में y12 डिवाइडेड बाय N1, ये मेरा फॉर्मूला बनता है। अब y11 से हमारा मतलब क्या है कि वो पार्टिसिपेंट्स जिनको S1 रीजन आपने असाइन करा है, उसमें पहली वैल्यू क्या है मेडिकल एक्सपेंस की। तो अगर हम डेटा देखें अपना जाके, तो हमारे पार्टिसिपेंट नंबर देख लो पहले, जिसको हमने S1 असाइन करा, फोर्थ को करा है और सेवेंथ को करा है। तो फोर्थ पार्टिसिपेंट हमारा कौन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फोर्थ पार्टिसिपेंट है हमारा, फिफ्थ सिक्स, ये हमारा सेवेंथ पार्टिसिपेंट है। इन दो पार्टिसिपेंट्स को हमने S1 रीजन क्या किया था, असाइन करा था। तो पहली वैल्यू y11 हमारी ये हो गई, ये हमारा y12 हो गया, जो एक्चुअल मेडिकल कॉस्ट हमारी आई होगी। तो अल्फा 1 हैट क्या है, इन दोनों को ऐड करूं और N1 से डिवाइड करूं। इन दोनों को ऐड करने का मतलब 21099 प्लस में 15821 डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से आपका अल्फा 1 हैट आ जाएगा। मैं आंसर भी लिख ही देता हूं, ये आंसर जो आपका आएगा निकल के दैट इज 18460। सिमिलरली एक बार हम अल्फा 3 हैट की कैलकुलेशन करते हैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि वो हमारे लिए आसान है। तो हमारे पहले दो पार्टिसिपेंट्स है जिसको हमने S3 असाइन करा, तो सेम तरीके से अगर मैं फॉर्मूला खोलूं तो y31 प्लस में y32 डिवाइडेड बाय N3, ये मेरा फॉर्मूला बनेगा। y31 का मतलब पहला पार्टिसिपेंट जिसे हमने S3 रीजन असाइन करा वो ये है, और दूसरा पार्टिसिपेंट जिसको असाइन करा उसके लिए वैल्यू ये है, दैट इज 27809 एंड 23568 डिवाइडेड बाय जितने पार्टिसिपेंट्स थे वो हमारे 2 थे। आप देखोगे ये वैल्यू आपकी 25688.5 आ जाएगी। तो इसी तरीके से अगर आप अपना अल्फा 2 हैट निकालते हैं तो वो 18317.5 आएगा। अल्फा 4 हैट निकालते हैं तो वो 22413 आएगा, और अल्फा 5 हैट अगर आप इवैल्यूएट करते हो तो 30563.5 आएगा। ये आपके पांचों अल्फा हैट की वैल्यू जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगी। फिर कहता है द डेटा सेट दैट विल बी यूज टू टेस्ट द मॉडल कंसिस्ट ऑफ 3 पास पॉलिसी होल्डर। ये हमारा डेटा सेट हमने टेस्टिंग के लिए रखा है, जहां पे हमने 3 पॉलिसी होल्डर्स को रखा है, एक तीनों की एज दी गई है, तीनों का बीएमआई, और उन तीनों की एक्चुअल मेडिकल कॉस्ट भी दी गई है मुझे। कह रहा डिटरमाइन द प्रेडिक्टेड मेडिकल कॉस्ट फॉर ईच ऑफ द 3 पॉलिसी होल्डर्स इन द डेटा सेट यूज फॉर मॉडल फिटेड इन पार्ट 2। तो हम एक काम करेंगे, फिर से हम पहले क्या देखेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन इस एज और इस बीएमआई के बेसिस पर हम इसे कौन सा रीजन असाइन करते हैं। तो एज 57 है, बीएमआई 27.9 है। एज 57 है, क्या वो 46 से कम है? नो। क्या वो 55 से कम है? अगेन आंसर आया नो। तो बीएमआई क्या 28 या उससे कम है? तो उसका आंसर है यस। तो S4 रीजन उसको क्या होगा, असाइन होगा। कि जो हमारा पहला पार्टिसिपेंट है, इसको जो रीजन हम असाइन करेंगे दैट इज S4, एंड S4 के बेसिस पर जो प्रेडिक्टेड कॉस्ट आती है दैट इज अल्फा 4 हैट। तो पहले पार्टिसिपेंट के लिए प्रेडिक्टेड मेडिकल कॉस्ट इज अल्फा 4 हैट।
सिमिलरली अगर सेकंड पार्टिसिपेंट पे मैं जाता हूं, एज क्या है उसकी 60 है, बीएमआई 28.1 है, तो एज क्योंकि 60 है तो 46 से कम है, नो। 55 से कम है, नो। क्या बीएमआई 28 या उससे कम है, तो आंसर अगेन क्या आया निकल के, नो। यानी उसको जो रीजन असाइन होगा वो कौन सा रीजन असाइन होगा, आपका S5 असाइन होगा। S5 की जो प्रेडिक्टेड मेडिकल कॉस्ट है वो अल्फा 5 हैट है, तो सेकंड पार्टिसिपेंट के अल्फा 5 हैट आपका आंसर बनेगा। सिमिलरली इसके लिए आप देखोगे तो रीजन आप जो असाइन करोगे S1 है और प्रेडिक्टेड मेडिकल कॉस्ट आपकी अल्फा 1 हैट निकल के आएगी। वैल्यूज आप ऊपर इवैल्यूएट कर ही चुके हो, वो वैल्यूज क्या बन जाएंगी, आपका सीधा सीधा आंसर बन जाएंगी ना। अगर क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ते एग्जाम में, मान लो एग्जाम कंडीशन में बैठे और पहले 3 पार्ट में नहीं कर पाया, पहले 3 पार्ट में तभी नहीं कर पाऊंगा जब मैं पहला पार्ट नहीं कर पाया। अगर मेरे को फर्स्ट पार्ट नहीं समझ में आया, लीस्ट स्क्वायर नहीं निकाल पाया, तो शायद मैं बाकी पार्ट्स पे प्रोसीड ना कर पाऊं। बट फिर भी अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में तो ये पार्ट आप तब भी कर सकते थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ पहले पार्ट्स में आपने क्या करा। करेक्ट, एक्चुअली ने डिसाइड करा टू फिट अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल टू द ओरिजिनल ट्रेनिंग डेटा सेट टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ 2 मशीन लर्निंग मॉडल्स। द लीनियर रिग्रेशन मॉडल टेक्स द फॉलोइंग फॉर्म। ये आपका मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल है, जहां पर आप देखो तो ये आपका अल्फा हो गया बेसिकली, ये दोनों करस्पॉन्डिंग बीटाज हो गए, ये आपका क्या हो गया, एरर हो गया। अगर आपको CS1 याद आता है थोड़ा तो आप इसको लिखते थे अल्फा आई प्लस बीटा I1 x1 प्लस में बीटा I2 x2 प्लस EI, इस तरह का आपका मॉडल है। कह रहा है सारे पैरामीटर्स आपको ऑलरेडी निकाल के दिए गए हैं, आपका काम है डिटरमाइन द प्रेडिक्टेड मेडिकल कॉस्ट फॉर ईच ऑफ द 3 पॉलिसी होल्डर्स इन द टेस्ट डेटा सेट यूजिंग द लीनियर रिग्रेशन मॉडल। यानी इन्हीं तीनों पार्टिसिपेंट्स के लिए मुझे फिर से क्या करना है, रिग्रेशन मॉडल के थ्रू आउटपुट निकाल के देना है ये तीनों पार्टिसिपेंट्स का। तो देखते हैं, हमने देखा कि मॉडल में सबसे पहले हमें बीटा नॉट चाहिए, तो अगर मैं पहले पार्टिसिपेंट की बात करूं तो बीटा नॉट तो कांस्टेंट ही है सबके लिए, मैं फर्स्ट पार्टिसिपेंट के लिए आंसर लिख रहा हूं, तो वो आ गया माइनस का 8500 प्लस बीटा 1 टाइम्स एज ऑफ द पार्टिसिपेंट। तो बीटा 1 हमारा क्या था, 304 मल्टीप्लाइड बाय एज ऑफ द पार्टिसिपेंट दैट इज 57, एंड बीटा 2 टाइम्स द बीएमआई ऑफ द पार्टिसिपेंट। तो बीटा 2 हमारा था 698 मल्टीप्लाइड बाय 27.9। तो इसके बेसिस पर आपकी प्रेडिक्टेड मेडिकल कॉस्ट आ जाएगी, जो कि सेकंड मॉडल के अकॉर्डिंग आपका आंसर निकल के आता है। आप इसे जब इवैल्यूएट करोगे तो आप देखोगे इसका आंसर 28302.2 निकल के आता है। सिमिलरली आप सेकंड पार्टिसिपेंट के लिए एज की जगह 60, बीएमआई की जगह ये वैल्यू रख सकते हो, एंड सो ऑन। आप तीनों आंसर्स को क्या कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो। नाउ लास्ट पार्ट, करेक्ट, कंपेयर क्वालिटेटिवली यूजिंग योर आंसर टू पार्ट 3 and 4 द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 मशीन लर्निंग मॉडल्स इन प्रेडिक्टेड द मेडिकल कॉस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स इन द टेस्ट डेटा सेट। आपको बेसिकली क्वालिटेटिवली दोनों मॉडल्स को क्या करना है, कंपेयर करना है, फिर आपको अपना आंसर आगे देना है। तो आपके रेफरेंस के लिए मैंने एक टेबल यहां पे दे दी है, जहां पर आपको क्या दिखा रहा है, इस टेबल के अंदर तीनों पॉलिसी होल्डर्स की एक्चुअल मेडिकल कॉस्ट क्या आती है, जो कि हमारे पहले सेकंड कॉलम में है। प्रेडिक्टेड मेडिकल कॉस्ट बेस्ड ऑन डिसीजन ट्री जो हमने ऊपर बनाया था, और हमारे रिग्रेशन मॉडल से जो आउटपुट निकल के आता है हमने वो देखा। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर गैप देखो, यहां पर गैप देखो और यहां पर गैप देखो, तो यू विल सी कि हमारा जो डिसीजन ट्री वाला मॉडल है वो पार्टिसिपेंट 2 और 3 के लिए काफी अच्छा प्रेडिक्शन कर रहा है एज कंपेयर टू पार्टिसिपेंट नंबर 1। अब पार्टिसिपेंट नंबर 1 के लिए गैप बहुत ज्यादा आ रहा है कि एक्चुअल कॉस्ट थी 27,700 और हमारा मॉडल दे रहा है 22,413। तो उसका एक रीजन ये हो सकता है कि अगर आप देखोगे तो पहले पार्टिसिपेंट को हमने जो रीजन असाइन करा था वो S4 असाइन करा था, और S4 का मेरा जो ट्रेनिंग डेटा सेट था उसमें एक ही पार्टिसिपेंट था, डेटा बहुत कम था। दिस कुड बी द रीजन, हम बोल सकते हैं कि हमारा जो मशीन लर्निंग मॉडल है या फिर जो रिकर्सिव बाइनरी ट्री मॉडल है वो पार्टिसिपेंट 1 के लिए उतना अच्छा प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहा हो। वहीं पे अगर मैं देखता हूं अपना दूसरा मॉडल, तो 27,700 के रिस्पेक्ट में 28,300, 30,000 के रिस्पेक्ट में 29,353 और 18,500 के रिस्पेक्ट में 18,387। ये जो मॉडल है रिग्रेशन मॉडल, ये तीनों पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत ज्यादा डिविएट नहीं हो रही है मेरी प्रेडिक्टेड वैल्यू। वो काफी हद तक जो वैल्यू मैंने एक्चुअली देखी है वैसी ही वैल्यू क्या कर पा रहा है, वो प्रेडिक्ट कर पा रहा है। उसका बहुत सीधा सा कारण ये भी देख सकते हो कि रिग्रेशन मॉडल क्या है, एक स्मूथ लाइन बेसिकली आपके लिए जनरेट करके देता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगा, बीएमआई बढ़ेगा, वैसे वैसे एक स्मूथ आउटपुट वो आपको निकाल के देता है। तो दिस कुड बी द रीजन कि यहां पर जो आप देख रहे हो रिग्रेशन मॉडल जो है वो ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू अगर मैं मशीन लर्निंग मॉडल की यहां पर बात करूं। अब अगर मुझे मशीन लर्निंग मॉडल को बेटर करना है तो उसको एक काम ये करा जा सकता है कि आपका जो ट्रेनिंग डेटा सेट था उसको थोड़ा सा बड़ा कर लो।
आपके पास जितना ज्यादा ट्रेनिंग डेटा सेट होगा उतना ज्यादा बेटर आप वैल्यूज देख सकते हो। एंड सेकंड चीज आप ये देख सकते हो कि ये जो आपने नोड्स स्प्लिट करे हैं, इनमें जो A1 A2 B1 B2 आपने यूज करे हैं, इनको हम क्या करें, चेंज करके देख सकते हैं। शायद उसके बाद मेरा ये जो मॉडल है पर्टिकुलरली क्या करे, वो बेटर आउटपुट देने लगे एज कंपेयर टू माई रिग्रेशन मॉडल। सो अगर आप क्वेश्चन देखोगे ध्यान से तो क्वेश्चन के पहले 3 पार्ट्स ट्रिकी जरूर थे पर बहुत मुश्किल नहीं थे। अगर हम थोड़ा सा CS1 याद होता है या लैंग्वेज में नहीं फंसे तो शायद ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता था। बट अगेन एग्जाम कंडीशन में आई एम नॉट अज्यूमिंग कि हर कोई इसको इजीली अटेम्प्ट कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग टाइम सीरीज मॉडल। एक सीधा सीधा टाइम सीरीज मॉडल आपको दिया गया है। कह रहा डिटरमाइन वेदर yt इज स्टेशनरी एंड आइडेंटिफाई द वैल्यूज ऑफ pd एंड q फॉर विच प्रोसेस इज एन अरीमा pdq प्रोसेस। आपको सिंपली चेक करना है कि स्टेशनरी है या नहीं। पहले तो स्टेशनरिटी चेक करने के लिए अगर आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखोगे, दैट इक्वेशन विल बी 1 - 0.3 टाइम्स z माइनस 0.1 टाइम्स z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जिसको फर्दर आप लिख सकते हो z स्क्वायर प्लस में 3z माइनस में 10 इज इक्वल टू 0। जिसके आप रूट्स बनाओगे तो आपके बनेंगे z + 5 एंड z - 2। तो दो रूट जो आपके आए, एक -2 आया, एक +5 आया। क्लियरली दोनों रूट्स की एब्सोल्यूट वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, तो आई कैन से yt इज अ स्टेशनरी प्रोसेस। अब yt अगर स्टेशनरी प्रोसेस है तो ध्यान से देखें तो et की तो एक ही टर्म है मेरे मॉडल के अंदर, तो दिस प्रोसेस इज क्लियरली एन AR2 प्रोसेस। इसमें ना d वाला पार्ट है ना ही हमारा q वाला पार्ट है। अरीमा की ही टर्म में अगर मुझे लिखना है तो आई कैन से दिस इज अरीमा 200 प्रोसेस, वो मैं से बोल सकता हूं। देन कहते हैं लेट रो के और फाई के आपके डिनोट करते हैं ऑटो कोरिलेशन एंड पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। कह रहा डिटरमाइन दी ऑटो कोरिलेशन वैल्यूज ऑफ रो 1 रो 2 एंड रो 3। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत आई होगी। सीधा सीधा AR2 का क्वेश्चन अगर है तो आई कैन से कि माई रो के विल बी इक्वल टू, अगर मैं यूल वॉकर इक्वेशन का सहारा लूं, 0.3 रो के -1 प्लस में 0.1 रो के -2 एंड दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल k ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। हर एक उसके लिए सेटिस्फाई होगी इक्वेशन। तो अगर मुझे रो 1 निकालना होगा तो वो 0.3 टाइम्स रो 0 प्लस में 0.1 टाइम्स रो 1 आएगा। रो 0 हमारा हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। सॉल्व करोगे रो 1 के लिए तो आपका आंसर 1/3 आ जाएगा। सिमिलरली रो 2 के लिए अगर आप इक्वेशन बनाते हो तो वो बनेगी 0.3 टाइम्स रो 1 प्लस में 0.1 टाइम्स रो 0। सॉल्व कर सकते हो आप रो 2 के लिए एंड सिमिलरली आप सॉल्व कर सकते हो रो 3 के लिए। मैं आंसर्स लिख दे रहा हूँ। रो 2 का आपका आंसर 1/5, रो 3 का आपका आंसर 7/75 निकल के आता है। इफ आई टॉक अबाउट पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन तो हमें पता है कि φ1 रो 1 के ही इक्वल होता है तो 1/3 आ जाएगा। φ2 का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो रो 2 माइनस रो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस रो 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो 0.1 आ जाएगा। एंड सिंस दिस इज AR2 प्रोसेस तो मेरे फाई के 0 होगा फॉर ऑल k ग्रेटर देन 2। आपको याद हो यही हमारी डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टी थी यार की कि मेरे पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन की वैल्यू 0 होने लगती है जैसे ही लैग मेरा किसको क्रॉस करता है, p को क्रॉस करता है। यानी अगर φ3 मुझे निकालना है यहां पर तो उसका आंसर क्या निकल के आएगा, मेरा 0 निकल के आएगा। अगेन इस क्वेश्चन के इन तीनों पार्ट में आप फुल मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते थे। मुझे नहीं लगता कहीं भी किसी को कोई चैलेंज इसके अंदर आया होगा गिवन देयर थॉरो विद द टाइम सीरीज के कॉन्सेप्ट। अब इसका 4th एंड 5th जो कि थ्योरेटिकल है थोड़ा सा, उस पार्ट में डेफिनेटली बच्चों ने चैलेंज फेस करा होगा। कह रहा हमने क्या करा, इस yt टाइम सीरीज का एक सैंपल कलेक्ट करा। उस सैंपल से हमने सैंपल ऑटो कोरिलेशन वैल्यूज निकाली और देखा कि वो वैल्यूज थ्योरेटिकल रो के इक्वल आ गई। कहने का मतलब ये है कि जो हमने सैंपल से रो 1 निकालना था तो वो रो 1 के इक्वल आ गया, रो 2 के इक्वल आ गया, रो 3 के इक्वल आ गया एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस क्या हो रहा है, हमारा फॉलो हो रहा है। कहता है डिटरमाइन द मिनिमम सैंपल साइज n नेसेसरी टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस ऑफ अ व्हाइट नॉइज प्रोसेस। अब ये वर्ड ना बहुत छोटा सा छुपा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, इसका भी सिग्निफिकेंस है। अंडर द जंगन-बॉक्स-परमांटोव टेस्ट यूजिंग 3 लैग्स एंड अ 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। 3 लैग्स का मतलब क्या है यहाँ पे पहले वो बताता हूं। अगर आपको याद हो परमांटोव टेस्ट का जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हम लिखते थे दैट इज n into n plus 2 summation k going from 1 to m, जिस तरीके से आप पढ़ते हो, रो k स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस k एंड दिस फॉलोज chi स्क्वायर विद m डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और जहां पर मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम जो m मैं लिख रहा हूं वो क्या होता है, जो भी लैग आप देखते हो, जिस भी लैग पे आप जा रहे हो बेसिकली
लैग में से आप माइनस करते हो अपना p प्लस क्यू, इन डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आप टेस्ट करते हो। तो अब अगर मैं वैल्यूज को रिप्लेस करूं तो मुझे रो वन इन सब की वैल्यू चाहिए होगी। बेसिकली फॉर्मूला हम खोल देते हैं, दैट इज n इंटू एन प्लस टू, रो वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस वन, रो टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस टू, रो थ्री का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस थ्री। ये मेरा फॉर्मूला बनेगा। अब रो वन रो टू रो थ्री सैंपल के वही है जो ऊपर हमने पॉपुलेशन के निकाले हुए हैं, ऐसा माना है क्वेश्चन ने। तो रो वन की जगह 1/3, रो टू की जगह 1/5, रो थ्री की जगह हम 7/75 रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारी टीएस जो बन जाएगी n इंटू एन प्लस टू, 1/9 टाइम्स n माइनस वन, 1/25 टाइम्स n माइनस टू, 49/75 का स्क्वायर टाइम्स n माइनस थ्री। दिस विल बी माई टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। अब अगर आपको याद हो बेटा तो परमोंटो टेस्ट इज अ राइट टेल टेस्ट। राइट टेल टेस्ट हमें 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे करना है, लेकिन उससे पहले मुझे निकालनी पड़ेगी मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। अब इस क्वेश्चन में गलती क्या हो जाती है यूजुअली करी हो, अगर AR2 मान के अगर आप करते हो तो M जो बनेगा वो मेरा 1 बनेगा कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हम टेस्ट करें जाके। यहां पर देखना क्या है, ये जो वर्ड था हमारा व्हाइट नॉइस, वो यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाइट नॉइस का मतलब है कि ना तो मेरा P है इसके अंदर, ना तो ये AR है, ना ये मेरे लिए क्या है M है। यानी मेरा P भी 0 है और मेरा Q भी 0 है। यानी मुझे जो टेस्ट करना है वो किस डिग्री ऑफ फ्रीडम पे करना है, 3 पे। यानी जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा उसे हम काई स्क्वायर 3 की वैल्यू एट 5% पे देख के क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और ये वैल्यू जब आप देखते हो तो वो 7.815 आती है। तो राइट टेल टेस्ट में रिजेक्शन कब होगा, जब मेरी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू इस रीजन में लाई करेगी आके। यानी जब मेरा टीएस ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा 7.815। यानी ये जो पूरी वैल्यू आपने लिखी है, जब ये वैल्यू 7.815 या उससे बड़ी आएगी तब मैं बोल पाऊंगा जाके कि मेरा नल हाइपोथेसिस क्या होगा, रिजेक्ट होगा। अब आप अगर सॉल्व करके वैल्यू निकालना चाहते हो तो थोड़ा सा आपके लिए मेरे हिसाब से ट्रिकी हो जाएगा। तो आई वुड रिकमेंड टू यूज हिट एंड ट्रायल मेथड। अपने कैलकुलेटर के थ्रू भी कर सकते हो, वरना आप आर में भी कर सकते हो कि हिट एंड ट्रायल मेथड आप यूज करो। और हिट एंड ट्रायल मेथड के साथ आप जाओ तो आप देखोगे n जब आप 46 रखते हो तब जाके पहली बार ये इक्वेशन क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। यानी तब पहली बार टीएस की वैल्यू क्या आती है, बड़ी आती है निकल के किससे, 7.815 से। तो हम बोल सकते हैं जो मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए होगी कि n जो हमारा होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 46, तब जाके हमारी जो रिक्वायर्ड कंडीशन उसने दी है वो मीट कर पाएगी। अगेन ये पार्ट भी मैं उतना ज्यादा मुश्किल नहीं समझता गिवन ये चीज मिस होती बस। नाउ लास्ट पार्ट आपका थ्योरी पार्ट। डिस्कस द रिलेटिव मेरिट्स ऑफ यूजिंग अ लार्ज और स्मॉल नंबर ऑफ लैग्स। लैग्स हमने कहां पे यूज करे, जैसे हमने यहाँ लैग क्या यूज करा है, 3 यूज करा है। तो हमारी 3 टर्म्स का एडिशन हुआ है, खाली ये समझना है आपको। तो अगर हम इसे बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं उसका हमारे परमोंटो टेस्ट पे क्या असर पड़ेगा, कंसिडरिंग हाउ द वैल्यू ऑफ n इन पार्ट 4 वुड वेरी इफ अ डिफरेंट नंबर ऑफ लैग्स वर यूज्ड। एक तो ये पार्ट है क्वेश्चन का। और फिर कहते हैं और इफ द सैंपल ऑटो कोरिलेशन वैल्यूज वर नॉट इक्वल टू द थ्योरेटिकल वैल्यूज। यानी यहां तक की बात कर लेते हैं पहले। यहां तक हम जो भी करेंगे वो यही मान के करेंगे कि सैंपल की वैल्यूज पॉपुलेशन की वैल्यूज के क्या है, इक्वल है। और अपने को डिस्कस करना है कि क्या फर्क पड़ेगा हमारी n की वैल्यू पे अगर हम लैग्स को बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं। तो पहली चीज आप ये समझना कि अगर आप लैग्स को बढ़ाते हो, लैग्स को बढ़ाने का मतलब हमारी और एडिशनल टर्म्स ऐड होती चली जाएंगी इसके अंदर। अभी हमने लैग 3 तक करा था तो 3 टर्म्स ऐड हुई, आगे आपकी और पॉजिटिव वैल्यूज ऐड होती चली जाएंगी। तो जैसे जैसे आप लैग्स को इंक्रीज करोगे ये क्लियर है कि आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या करेगी, डेफिनेटली इंक्रीज करेगी। अच्छा एक और चीज आपको क्या देखनी है, जैसे जैसे आप k को इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे आप k को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे आपकी रो की वैल्यू क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। जैसे लैग बड़ा होता जाता है हमारा कोरिलेशन क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा वैल्यूज के साथ में। अब अगर मेरे रो k की वैल्यू कम होती है तो ये, अब अगर मेरी k की वैल्यू कम होती है तो मुझे क्या समझना है कि यहां पर जो इंक्रीमेंट आएगा वो डेफिनेटली स्लो होगा, बहुत ज्यादा तो नहीं होगा क्योंकि मेरा रो गिरेगा। तो आगे छोटी छोटी वैल्यूज का इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। बट ये क्लियर है कि आपकी टीएस बढ़ती जाएगी। टीएस का अब टीएस में एक रोल और है आपका एन का, देखेंगे ध्यान से कि टीएस अगर बढ़ रहा है तो एन को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। एन को भी इन्फिनिटी की तरफ चलाना पड़ेगा, तब जाके मैं अपनी कंडीशन जो कह रहा था कि अगर मैं लैग्स को क्या करता हूं, इंक्रीज करता हूं, तो टीएस भी क्या करेगा मेरा, जाके इंक्रीज करेगा। अब देखते हैं सेकेंड आर्ग्यूमेंट कि अगर सैंपल ऑटो कोरिलेशन इक्वल नहीं है थ्योरेटिकल वैल्यू के तो क्या होगा। तो हमने बोला
भाई मान लो इक्वल नहीं है, पर यहां से ये समझ में आता है कि जैसे जैसे टेस्ट हम क्या करते हैं, हमारे रो के स्क्वायर को इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे मेरा टीएस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये तो क्लियर है कि मैं अपने फॉर्मूले से देख सकता हूं कि जैसे जैसे आप ऑटो कोरिलेशन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपका टीएस भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो अगर ये वैल्यूज इक्वल नहीं है और मान लो आपके ये जो ऑटो कोरिलेशन की वैल्यूज है ये क्या है, बहुत छोटी है, तो दिस विल रिजल्ट इन छोटी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आपकी क्या निकल के आएगी, स्मॉल निकल के आएगी। तो अगर मैं यहां पर कम लैग यूज करता हूं तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अगर मैं 3 की जगह 2 ही कर दूं मान लो, तो टीएस बहुत छोटा आएगा। तो टीएस बहुत छोटा आने का मतलब रिजेक्शन की तरफ नहीं जा पाएगा। तो अगर तब उसे रिजेक्शन की तरफ लेके जाना है तो मैं क्या यूज करूंगा, लार्ज एन यूज करूंगा। क्या, आई शुड यूज लार्ज एन, कि ये कंपोनेंट तो छोटा है तो इसी कंपोनेंट को बड़ा करके मैं उसे कहां ले जा सकता हूं, रिजेक्शन की तरफ लेके जा सकता हूं। तो उस केस में अगर हम देखें तो हमें क्या समझ में आता है, टेस्ट उतना पावरफुल नहीं है। टेस्ट पावरफुल कब बनेगा, जब आप क्या करो, ज्यादा लैग्स को यूज करो। जितना ज्यादा आप लैग्स यूज करोगे उतना कम एन आपको यहां पे रखना पड़ेगा और आपका टेस्ट क्या बनेगा, ज्यादा पावरफुल बनेगा। सो दिस कंप्लीट्स अवर सोल्यूशन ऑफ दिस पेपर। अगर कोई भी आपकी और क्वेरी रहती है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर देना अपना, आपका क्या क्वेरी आपकी आती है। आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर ओवर देयर। थैंक यू।